अंग्रेजों को मार भगाया तो ये तो काले अंग्रेज हैं, इनसे भी पीछा छुड़ा लेंगे। क्या ड्रामा हो रहा है। 350 साल पहले एक आदमी खत्म हो गया, उसकी हड्डियां गल चुकी हैं, उसका कंकाल तक भी नहीं है, नखून तक भी नहीं बचा उसका, आप उसके ऊपर मरने मिट रहे हो और मतलब तमाशा कर रहे हो। क्या है ये चीज़? तो आप इस देश के गृह मंत्री से पूछिए ना, उनकी जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही है, इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। 56 इंच का सीना है उनका, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। हजारों करोड़ों का मुनाफा करवाता है, उसके हक में फैसला कर देता है, उसके घर 2 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, अदरवाइज फिर लोया बना दिया जाता है। क्या करें? तो हिम्मत चाहिए ना, बार बार इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, डरो मत। ना आम आदमी को डरना है, ना ही जो तंत्र में बैठे हैं जज हैं उनको भी नहीं डरना है। अदरवाइज आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल पूछेगी ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन जज क्यों डरेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपसे बार बार मैं लोया का जिक्र कर रही हूँ, तो उसको आप देखिए ना कि क्यों डरेंगे। नेहा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर जो पैसा मिला, जो गड्डी जली हुई थी, अब तक किसका है? असली सच्चाई सामने देश के नहीं आ पाया है। नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये है, तमाम लोग पूछ रहे हैं लेकिन हकीकत का पता नहीं चला, उस कैश कांड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, पिछले 11 सालों से जो इस देश में हो रहा है, जिस तरीके से अदालत को, इतने सारे PSUs को, ED CBI तमाम जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या मीडिया हैं, उनको किस तरीके से पपेट बनाया हुआ है, पूरे देश की जनता के सामने है। पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है कि आज न्यायिक व्यवस्था कितनी बद से बदतर हो चुकी है, मीडिया ख़त्म हो चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है। तो जिस तरीके से एक जज के घर इस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है अपने आप में। वो भी ऐसा जज जो एक कुलदीप सेंगर जैसे इतने बड़े आरोपी को बरी कर देता है और करोड़ों रुपए का सुनवाई उसके अडानी के हक में करता है, हजारों करोड़ों की। तो आप खुद समझ सकते हैं पैसा कहाँ से आया। सवाल है, लेकिन क्या किसी के फैसले से उनको जज कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, नहीं है, कि ये ठीक होगा? बिल्कुल, अब जज को तो जज के फैसले से ही जज किया जाएगा ना, और फिर उसके घर से इतना बड़ा अमाउंट, तो मुझे तो नहीं लगता कि जज की कोई लाखों करोड़ों में कोई तनख्वाह होती है उसकी कि भाई 2-2 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं। हमारे घर तो नहीं होते। जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की ये साजिश है, क्या यकीन किया जाए इस पर? अच्छा, जज साहब को फंसाने की साजिश है तो क्या मतलब कौन फंसा रहा है? विपक्ष, नेहरू जी, पाकिस्तान, कांग्रेस, कौन फंसा रहा है? कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं के फेवर में आप फैसले करते हैं। अडानी अंबानी जिनके इशारों पे पूरा देश चल रहा है, प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, सारे PSUs चल रहे हैं, उनके हक में आप हजारों करोड़ों का फैसला करते हैं। तो आखिर कौन? बेनकाब करिए ना कि कौन आपको फंसा रहा है। राहुल गांधी ने जब उनको आदेश दिया, पूछा, 3 सवाल उनसे पूछे, तब उन्होंने कहा कि ये मेरा पैसा था ही नहीं, हम तो घर पे भी नहीं थे। अच्छा, किसका पैसा था? बीवी का पैसा था? ससुराल वालों का? ससुराल वालों का पैसा किसका था? नेहरू जी का था या आपका था? हमारा किसका पैसा था? मेरे घर में तो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते, आप घर में मिलते? बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ। इतना बड़ा अमाउंट किसी के घर में कोई वो तो है नहीं कि छोटे बच्चे चूरन की पर्ची खेलते हैं कि उसमें क्या निकलेगा, निकल आया कुछ भी गिफ्ट। तो 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिर तबादला भी हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये सवाल तो अभी जज साहब से पूछने चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फैसले उन्होंने किए हैं ना, अब एक कार्रवाई उन पर भी करनी चाहिए। पलड़ा झाड़ लिया तो क्या सच्चाई सामने आ पाएगी? क्या कोई उम्मीद किया जाए इस पिछले 11 सालों में सब अपनी जवाबदेही से भागते आए हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का बॉर्डर पे हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं तो देश का गृह मंत्री सब पल्ला झाड़ते हैं, रेल मंत्री पल्ला झाड़ लेता है, सब पल्ला झाड़ लेते। पल्ला कौन नहीं झाड़? जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा? कौन पूरा तंत्र संभाले हुए है? ताना बाना कौन देख रहा है? तो सवाल भी उनसे किए जाने चाहिए। इस मसले पे इतना बड़ा मसला है लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी सब चुप हैं, एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट तक नहीं। बयान क्यों आएगा? क्योंकि उनके फैसले में तो उनके मित्रों के हक में वो फैसला कर रहे हैं। और फिर मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि मतलब जज साहब कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? एक बार बेनकाब तो करेगी, कौन फंसा रहा है? अभी तक ED CBI भी नहीं गए, क्या जाँच का विषय था ये? बिल्कुल, लेकिन ED CBI तो अभी बिहार में इलेक्शन है ना, तो विपक्ष के नेताओं के घर जाएगी, तेजस्वी के घर जाएगी, कांग्रेस के अध्यक्ष के घर जाएगी, वहाँ जाएगी ना। वो जो लोग BJP के मित्र हैं या उनके साथ साठगांठ है, उनके यहाँ कहाँ ED CBI जाती है? आप पिछले 11 साल का रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिए ना। कोई ऐसा संस्था नहीं था, बचा नहीं था। एक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, अब तो हाई कोर्ट के जज का भी नाम आने लगा है। क्या ये लोगों के साथ खिलवाड़, उम्मीदों पे सपने पानी? देखिए, एक चीज़ ये भी हो सकती है, कहा डर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर वो इनके मुताबिक नहीं चलते तो लोया बनाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है कि लोया के साथ क्या हुआ था।
तो क्या है, खैर ये बहुत एक गंभीर विषय है, बहुत सोचने समझने का विषय है इसकी, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, आखिर कहाँ आज हमारा देश आ खड़ा हुआ है। न्यायिक तंत्र पे लोगों को भरोसा नहीं है, मीडिया पे लोगों को भरोसा नहीं है, क्या है, सब चीज़ें सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही हैं, चरण चाटुकारिता हो रही है, तो बहुत तमाशा बना हुआ, आज लोगों को विश्वास नहीं है न्यायिक तंत्र पे। मीडिया का आप जिक्र कर रही है तो ले ही लो सवाल कि जज साहब से और उनसे एक सवाल पूछा नहीं जा रहा, ना चर्चा तक कर रहे हैं। नहीं, मीडिया तो औरंगजेब दिखाएगा ना, बिहार में इलेक्शन है तो उसको पोलराइजेशन कर रहा है, ये भांड मीडिया या गोदी मीडिया जिसको मैं कहूँ, क्योंकि देश के मुद्दे जो होने चाहिए, आज हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, बेरोजगारी की कोई बात नहीं की जाती, जब हमारा युवा रोजगार मांगता है तो लाठियाँ बरसाई जाती हैं, केस में डाल दिया जाता है, तंग किया जाता है, कुछ लोग आगे लड़ाई जारी रखते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, तो मीडिया तो बचा कहाँ है इस देश में। ना उम्मीद हो जाए, छोड़ दें कि जो हो रहा है होने दो। चाहिए हम जैसे लोग हैं जो खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, राहुल जी हैं, बहुत लोग हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम जीतेंगे। जब उन अंग्रेजों को मार भगाया तो ये तो काले अंग्रेज हैं, इनसे भी पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन ये तो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त कहते हैं। देखिए, देशभक्त कहना और होना बहुत अलग बात है। राष्ट्रवाद, ये लोग तो वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े हुए एक 8 साल की बच्ची के रेपिस्ट के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे, ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते हैं दूसरे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए। खुद को कहते हैं कि हम इस राष्ट्र का सम्मान करते हैं, बहुत बड़े मानने वाले हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये तमाम प्रदेशों में अलग अलग जो घटनाएं होती, किसको सपोर्ट करते हैं आप ये देखिए ना। क्या ये देश की आम जनता को सपोर्ट करते हैं? आदिवासी को, दलित को, माइनॉरिटी को, गरीब को, बेरोजगार को, पहलवान बेटियों को, मणिपुर की 2 नंगी बेटियां जिनकी प्रेगनेंट, उनको सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि इनके लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा है क्या। आखिर राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? हम सब भारत के लोग, हम जब शपथ लेते हैं संविधान की तो हम क्या बोलते हैं? हम सब भारत के लोग। इनके लिए संविधान क्या है? देखिए अब क्या तमाशा चल रहा है महाराष्ट्र में। अभी मैं खुद 2 हफ्ते में महाराष्ट्र कैंप करके आई हूँ, अभी आई हूँ वहाँ से। देखिए क्या मतलब, नागपुर में जो हुआ आपने देखा होगा, क्या ड्रामा हो रहा है। 350 साल पहले एक आदमी खत्म हो गया, उसकी हड्डियां गल चुकी हैं, उसका कंकाल तक भी नहीं है, नखून तक भी नहीं बचा उसका, आप उसके ऊपर मरने मिट रहे हो और मतलब तमाशा कर रहे हो, क्या है। तो कह रहे थे कि अबू आजमी के बयान की वजह से हुआ ये सब, उन्होंने उनका समर्थन कर जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, सबको पता है कि भैया बिहार में इलेक्शन है, और बिहार बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है लोकसभा में, और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बनाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका बिहार और यूपी की होती है। तो सब कुछ इलेक्शन के लिए किया जाता है। कभी इलेक्शन कहीं आते हैं तो हमारे शहीद जवान शहीद हो जाते हैं, कभी इलेक्शन आते हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है, कुछ ना कुछ। तभी क्यों आप ये समझिए कि ये चीज़ें मतलब इनका लगातार क्यों होता है जब कहीं इलेक्शन होता है, तो ये इसको समझने की ज़रूरत है गहनता से कि ऐसा क्यों होता है। कोर्ट के अंदर या बाहर एक डर सा माहौल क्यों देता है? कोई जज कहता है फैसला सुनाने में डर लगता है, तो आखिर ये माहौल पैदा किसने किया, पैनिक? अब ये चीज़ तो आप इस देश के गृह मंत्री से पूछिए ना, उनकी जवाबदेही है, इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। 56 इंच का सीना है उनका, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मणिपुर का माँ नहीं बोल सकते, विदेशों में घूम सकते हैं, दोस्तों के पास जा सकते हैं, लाखों करोड़ों के गिफ्ट आदान प्रदान करने जा सकते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं वहाँ जाकर, कहते हैं कि फिर देश का डंका बजवा रहे हैं। अरे इस देश का सत्यानाश कर दिया भाई, बेड़ा गर्क कर दिया, अब तो थोड़ी शर्म करो। मुद्दों पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, महिला सुरक्षा पे, सब चीज़ों पे ध्यान दो। किसी जज पे बलात्कारी के आरोप लगते हैं, रंजन गोगोई साहब, कोई जज जो है कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। या आप ये देखिए ना कि कोई अगर हम मंदिर का फैसला देता है तो आप राज्यसभा भेज देते हैं। किसी के घर कोई कुलदीप सेंगर जैसे को जमानत देता है, अडानी का हजारों करोड़ों का मुनाफा करवाता है, उसके हक में फैसला कर देता है, उसके घर 2 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, अदरवाइज फिर लोया बना दिया जाता है। क्या करें, तो हिम्मत चाहिए ना बार बार। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत। ना आम आदमी को डरना है, ना ही जो तंत्र में बैठे हैं जज हैं उनको भी नहीं डरना है। अदरवाइज आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल पूछेगी ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन जज क्यों डरेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपसे बार मैं लोया का जिक्र कर रही हूँ, तो उसको आप देखिए ना कि क्यों डरेंगे। मोदी राज में कहते हैं ना सब खुश है, यहाँ तो गरीब जानते ही हवाई चप्पल खुश है। कौन पिछले 11 साल में जो भी बिल लेके आए हैं, जो भी नीति बनाते हैं, जो भी कानून लेके आते हैं, जनता 2-2 साल बैठ के 1000-500 लोग मर जाते हैं, हर चीज़ का बहिष्कार करते हैं। क्यों भाई?
यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, इतनी सारी चीज़ें लेके आई, मनरेगा लेके आए, आरटीआई लेके आए और राइट टू फूड लेकर आए, कितना कुछ लेकर आए। क्या किसी ने किसी चीज़ का बहिष्कार किया? अगर किसी चीज़ का लोगों को समझ नहीं आई, कोई समस्या थी, तो तुरंत लोग जंतर मंतर बैठते थे या विरोध प्रदर्शन करते थे, तो प्रधानमंत्री जी मिलते थे, विपक्ष के नेता मिलते थे, उस चीज़ का हल खोजते थे। इनकी तरह नहीं कि 2-2 साल 2.5 साल किसान बैठेंगे, ऐसी एनआरसी के लिए लोग बैठेंगे, कभी अग्निवीर आ जाएगा, लोग विरोध करेंगे, हज़ारों लोग मर जाएंगे और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ। और मणिपुर में तो इतनी बेशर्मी है कि अभी तक मणिपुर के लिए इतना टाइम हो गया, बीच बीच में कुछ महीने बाद मणिपुर सुलगता रहता है, फिर शांत होता है, फिर सुलगता रहता है, लेकिन आज तक जहमत नहीं उठाई है। पाँव, वो गाना याद आता है मुझे कि उनके पाँव में मेहंदी लगी है, तो मोदी जी के पाँव में मेहंदी लगी है। वो तमाम देश का, विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, देशों में जा सकते हैं, दोस्तों के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, गलवैया कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल जो बहुत बड़ा है, मोदी जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा, 3 कास्ट किया और कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा एक कॉमेडी करते हैं, उन पर सब लूट रहे हैं, लूट तोड़ फोड़ करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये बात कह कौन रहा है, जिनको इतनी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। शर्म करो मोदी जी, शर्म के मारे डूब मरो, शर्म आनी चाहिए। एक कॉमेडियन जरा सी 2 लाइन क्या कॉमेडी में बोल देता है और आप के गुंडे और आपके अलायंस के गुंडे जाकर के स्टूडियो तोड़ देते हैं। क्या है मतलब? दिल्ली में इलेक्शन था, दूसरी पार्टियों के ऑफिसेज और उनके जो प्रचार की गाड़ियां थी, उनके साथ भी आपने देखा होगा, तो इन्होंने दर्ज करा दी। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आलोचना तो बीजेपी को इतनी कतई बर्दाश्त नहीं है। वो अपने खिलाफ एक वर्ड भी सुनना पसंद नहीं करते, महिमा मंडन करना उनको पसंद आता है। मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र का आत्मा भी आलोचना। कहाँ लोकतंत्र भैया, कहाँ लोकतंत्र है? आज बच्चे, आज युवा जब सड़क पे उतरता है, रोजगार की बात करता है, तो लाठियां चार्ज होती हैं। बिहार से आए दिन वीडियो आ रही है, आप देख लीजिए ना। बिहार का युवा पलायन का विरोध कर रहा है कि हमें नौकरी चाहिए, इलेक्शन का टाइम है, तो चूंकि उनको उम्मीद भी होती है कि जाते जाते शायद कोई घोषणा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उनके ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, जेल में ठूसा जा रहा है। तो काहे का लोकतंत्र है भाई? तो क्या कुणाल कामरा वो कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने संविधान दिखा दिया कि भाई ये देखो संविधान हमारी तरफ। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस देश में बोलने की आज़ादी क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों को है कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं और कांग्रेस 2 भैंस लेने की बात करते हैं, कभी किसी को भी कुछ भी नाम से नवाज देते हैं। इतने गंदे तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सोनिया जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके विधायक तक अपशब्द बोलते हैं, उनको बोलने की आ जाती है। लेकिन जब इस देश की जनता या इस देश का कोई आदमी सवाल उठाता है, नेहा राठौर की मैं बात करूं तो उसको कितना ट्रोल किया गया, उसको कितना भद्दा भद्दा कहा गया। अब कुणाल कामरा निशाने पे है। मतलब आलोचना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। साहिब को महिमा मंडन कराने की आदत है। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, इस देश का दुश्मन है। तो विधायक बिके ना, करोड़ों में बिके, फिर मिर्ची फडणवीस या शिंदे साहब को क्यों लग रही है उनके समर्थक को? ये सवाल है, क्यों लग रहा है उनको? अब भैया ये तो आप उन्हीं लोगों से जाके पूछिए कि आखिर क्या खेल तमाशा चला हुआ है महाराष्ट्र में। तो चेतावनी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, अगर आ जाओगे महाराष्ट्र में तो बख्शा नहीं जाएगा। तो आप बताइए ना, ये लोकतंत्र के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि आप एक सेलिब्रिटी को ऐसे बोलते हैं कि आपने उनकी ऑडियो क्लिप भी सुनी होगी, वायरल है। वो कहते हैं कि मैं तमिलनाडु हूँ, तो एक बंदा बोलता है कि भैया मैं तमिलनाडु कैसे आऊँ? तो ये है, मतलब दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है। बिग ब्रेन वॉश करके एक ज़ॉम्बी की टीम खड़ी कर दी गई है बीजेपी ने। वो ज़ॉम्बीज़ जो भी बीजेपी के या बीजेपी अलायंस के नेताओं के बारे में बोलता है, तो ज़ॉम्बीज़ का झुंड जाके उन पर टूट पड़ता है। आखिर में जहां एक तरफ पूरी गोदी मीडिया सरकार की चापलूसी करने में लगा, लेकिन ऐसे लोग कॉमेडियन जो खास करके लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई है इस देश में? आप लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, स्वागत है उन लोगों का, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। जब भी तो बार बार राहुल जी का एक बार मैसेज होता है लोगों के लिए कि डरिए मत, डरिए मत। ये देश अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ करके यहाँ बढ़ा। अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया। भैया आप क्या चीज़ हो? किस चीज़ का गुरूर है आपको? सत्ता है, आनी जानी है। और राहत साहब कहते हैं ना कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, उतर जाइए जब बस की नहीं है तो। आज नहीं तो कल सरकार तुम्हारी भी जाएगी। कहाँ तक चलेगा ये सब? तो इतना भी कर्मकांड इतने भी मत करिए कि कल आपको बहुत शर्म आए और अगली पीढ़ी का आप जवाब भी ना दे पाए। आपका क्या पैगाम रहा? एक तरफ जज का मामला, एक तरफ कुणाल कामरा का मामला, आपका क्या पैगाम? मेरा तो यही पैगाम है कि अब तक जो नहीं समझ पाया है वो हर एक व्यक्ति इस देश का
और सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, दुश्मन नहीं है या कोई और दुश्मन। सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं या हम हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है और ये देश कहाँ जा रहा है। तो आज ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सड़क पे, जो सड़क पे आ सकता है, इनके खिलाफ लड़ सकता है, वो सड़क पे आए। जो सोशल मीडिया पे लिख सकता है, किसी के हक के लिए आवाज़ उठा सकता है, वो सोशल मीडिया पे लिखे। जो जैसे भी आवाज़ उठा सकता है वो अपनी आवाज़ उठाए, बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। हम जहाँ से आज़ादी के बाद ये शुरू हुआ था ना, वहीं जाके हम रुकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।